नमस्कार, मैं शाइस्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ब्यूटीफुल माइंड बाय शाइस्ता पर, जहाँ पर अक्सर आप मेरे द्वारा मेरी कविताएं, कुछ अच्छी अच्छी रचनाएं और अक्सर कुछ ब्लॉग देखा करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और भी कुछ नई चीज़ें जो आपको शायद पसंद आए। तो उम्मीद करती हूँ आगे की चीज़ें आपको पसंद आएंगी। आज मैं लेके आई हूँ इतिहास के पन्नों से कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से। ये किस्से हैं उस आखिरी मुग़ल बादशाह की जिसे हम बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र अंतिम मुग़ल बादशाह थे जिनको 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान करने के लिए सज़ा मिलती है और इस सज़ा में उन्हें अपने मुल्क, अपने ज़मीन से, हिंदुस्तान से दूर कर दिया जाता है और उन्हें अपनी बची हुई ज़िंदगी रंगून में निर्वासित होकर के बितानी पड़ती है। जी हाँ, ये वही बादशाह हैं बहादुर शाह ज़फ़र। एक बहुत बड़े शायर थे और बहुत अच्छे शायर थे। इनकी कविताओं में, इनकी शायरी में एक दर्द है, एक तकलीफ़ है अपने मुल्क, अपने वतन को लेकर, और एक फ़िक्र है। आप जब इनकी शायरी को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप 1857 की चीज़ों को देख रहे हों, महसूस कर रहे हों। इसलिए मैंने बहादुर शाह की कुछ रचनाओं का यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकर, ये सुनने के बाद आपको भी महसूस होगा कि कहीं ना कहीं आप 1857 के गदर को आप महसूस कर रहे थे। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये 1857 का गदर है क्या। मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं और कई बार चीज़ें जो हैं हम देख नहीं पाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के उन साहित्यों में छुपी घटनाओं की, उन बारीक भावनाओं की, उन कोमल एहसासों की जिसे हमें जानना चाहिए, मुझे लगता है। इसलिए आज आप जानेंगे 1857 के गदर के बारे में भी और बहादुर शाह की तकलीफ़ के बारे में भी। 1857 के गदर ने किस तरह से भारत की दशा और दिशा ही चेंज कर दी थी, इसके बारे में भी आप जानेंगे। ये देखिए 1857 की क्रांति है। सबसे पहले इस विद्रोह की जो घटना घटती है वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में घटती है, जहां पर मंगल पांडे नामक जो सिपाही थे उन्होंने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था। उन्होंने इनकार किया कि आपने जो हमें गन्स दिए हैं, जो हथियार दिए हैं, उसमें क्या है, चर्बी लगा हुआ है, वो भी जानवरों की चर्बी लगी हुई है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के द्वारा उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो 1757 में जब पलासी का युद्ध होता है और 1857 के गदर की हम लोग बात कर रहे हैं, अब तक 100 साल बीत चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे, जो शोषण थे, उसके विरोध में आवाज़ें नहीं उठी थी, उसके विरोध में भी आवाज़ें उठी थी। मगर हम देखते हैं 1857 का जो गदर था उसमें जो आवाज़ उठी उसने अंग्रेज़ी सत्ता को भी हिलाकर रख दिया था। ये एक फ़ोटो है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अ ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर्स ट्रैवलिंग टू दिल्ली विथ एलिफेंट्स एंड कैनन ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटिनी, यानी कि जब ये विद्रोह शुरू होता है तो किस तरह से भारतीय सैनिकों के वो पूरे अपने दल बदल के साथ किस तरह दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। दिल्ली में जो विद्रोही थे मेरठ छावनी के, देखिए 10 मई को 1857 को मेरठ की जो छावनी है वहाँ के भी सिपाहियों ने बगावत कर दी। वहाँ के सिपाहियों ने भी अपने अधिकारियों की हत्या की और वहाँ से वो पलायन करके कहाँ, दिल्ली चले आए। और दिल्ली जब वो आते हैं तो वो बहादुर शाह से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारे इस विद्रोह का नेतृत्व ले लीजिए, और उन्हें फिर से भारत का सम्राट घोषित करते हैं और विद्रोह का नेता चुनते हैं। देखते देखते ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह आपके कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, ग्वालियर को अपनी चपेट में ले लेता है। और आप समझ रहे हैं कि भारत के एक बड़े हिस्से पर क्या होता है, विद्रोह फैल जाता है। और इसका जो नेतृत्व कौन कर रहे हैं, बहादुर शाह ज़फ़र कर रहे हैं। हम देखते हैं इनका जो नाम है, बहादुर शाह एक्चुअली द्वितीय है और ज़फ़र जो था इनका कलमी नाम यानी उपनाम है जिससे ये शायरी लिखा करते थे। तो बहादुर शाह द्वितीय जो हैं, इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। इनके पिता का नाम अकबर द्वितीय और माँ लीलाबाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद यह सितंबर 1837 में मुग़ल बादशाह बनाए जाते हैं और उस समय तक दिल्ली का जो मामला था
दिल्ली की सल्तनत जो थी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, वो लगभग नाम मात्र के सम्राट थे। 82 वर्षीय बहादुर शाह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला और इस समय जो सेना के प्रमुख जनरल थे वो थे बतख खां। ये तस्वीरें हैं कुछ 1857 की, जो आपको उस क्रांति के बारे में एक इमेजिनेशन देता है कि आप उसे सोच सकें। क्या होता है उस टाइम पे जब 1857 का ये विद्रोह हो रहा था, ये गदर हो रहा था, तो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने जो इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, दिल्ली की नाकेबंदी करना शुरू कर दिया। एक्चुअली जो सैनिक थे वो मई में दिल्ली में आ चुके थे और उनके आने के बाद से सितंबर तक उनका दिल्ली पर अधिकार रहता है। मगर हम देखते हैं कि फिर कैनिंग के द्वारा दिल्ली की नाकेबंदी की जाती है, पंजाब से सेना बुलाई जाती है और कई सारे राजाओं की मदद ली जाती है, जिसमें कश्मीर, पटियाला, नाभा और जिंद के राजा शामिल थे। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों से संघर्ष प्रारंभ किया और सेंट हेनरी बनरॉड और ब्रिगेडियर विल्सन की संयुक्त सेना ने दिल्ली को घेर लिया। निकलसन ने दिल्ली के कश्मीरी गेट पर अधिकार कर नगर में प्रवेश किया। ये उसी का चित्र है जब कश्मीरी गेट में निकलसन जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 दिन के संघर्ष के बाद क्या होता है, दिल्ली को 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार हो जाता है। इस संघर्ष में जो था जॉन निकलसन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे लगभग 3 साढ़े 3 महीने तक दिल्ली पर क्या विद्रोहियों का कब्जा रहता है। और जब दिल्ली में सेना प्रवेश कर रही है तो आप ये सोचिए कि उस टाइम पे क्या है, दिल्ली में मेरठ छावनी से आए हुए सारे सैनिक हैं। दिल्ली में ही इस सैनिक गदर को नेतृत्व प्रदान करने वाले बहादुर शाह द्वितीय भी हैं। तो जब सेना आती है तो एक बहुत ज़्यादा मतलब नरसंहार होता है, बहुत बड़ी तादादों में लोगों को मारा जाता है। दिल्ली में हुए इस भीषण नरसंहार का वर्णन करते हुए मुंबई के जो गवर्नर थे, जिनका नाम था लॉर्ड एलिफिंस्टन, उन्होंने कहा था कि दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद ब्रिटिश सेना के अपराधों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस समय जो नरसंहार हुए उसकी भयंकरता नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक थी। आप इसी से समझ सकते हैं कि सम्राट जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, उनके बेटे मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा, उसके बाद उनके पोते मिर्ज़ा अबू बकर को हडसन ने दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी थी। जब मुगल बादशाह के बच्चे और पोते को मारा जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की जनता का क्या हाल हुआ होगा, दिल्ली के उन सैनिकों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने बगावत की थी और बगावत करके वो दिल्ली में ठहरे हुए थे। हडसन ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया और उन्हें निर्वासित कर उनकी बेगम जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया। बहादुर शाह का शेष जीवन रंगून में निर्वासित होकर बिताना पड़ा और उनकी वहां पर 1862 में मृत्यु हो गई। ये कभी बहादुर शाह का दरबार था, इस तरह की शान शौकत थी, मगर अब वो क्या है, अब वो रंगून जा चुके हैं, वहां पर उन्हें एक निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। देश प्रेम के साथ साथ जफ़र के व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू था जिसकी पर मुझे बात करनी है, वो है उनके व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू था उनकी शायरी। मैंने बताया था कि अपने ज़माने में उन्होंने गालिब, दाग, मोमिन और ज़ौक़ जैसे उर्दू के बड़े शायरों को तमाम तरह के प्रोत्साहन दिए थे और वो खुद भी बहुत अच्छे शायर थे। जहाँ मुग़ल कालीन सत्ता चरमरा रही थी, इस टाइम पर जब डिक्लाइन ऑफ मुग़ल होता है, मुग़लों का पतन हो रहा है, उसी टाइम पे उर्दू साहित्य, ख़ासकर उर्दू साहित्य में जो उर्दू शायरी है वो जो थी वो बुलंदियों पर थी। और बहादुर शाह की मौत के बाद उनकी शायरी जो है कुल्लियात ए ज़फ़र के नाम से संकलित की गई। ये उनकी किताब है कुल्लियात ए ज़फ़र, आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ें। ये देखिए दिल्ली का पिक्चर है 1857 का। कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं जो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। कश्मीरी गेट दिल्ली टेकन बाय स्टॉर्म 1857। उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र ने दिल्ली का हाल बयान करते हुए कहा था, नहीं हाले दिल्ली सुनाने के काबिल,
नहीं हाले दिल्ली सुनाने के काबिल, ये किस्सा है रोने रुलाने के काबिल। उजाड़े लुटेरों ने वो कसर उसके जो थे देखने और दिखाने के काबिल। ना घर है ना दर है, रहा एक ज़फ़र है, फ़कत हाले दिल्ली सुनाने के काबिल। ये बहादुर शाह की पिक्चर है, बनाई गई है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि उनसे किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा था, बहादुर शाह ज़फ़र ने, क्या ख़िज़ा आई चमन में हर सज़र जाता रहा, चैन और मेरे जिगर का भी सबर जाता रहा। क्या खुशी हर एक को थी, कर रहे थे सब दुआ, जब घुसी फ़ौजे नसारा हर असर जाता रहा। क्यों ना तड़पे वो हुमा अब दाम में सयाद के, बैठना दो दो पहर अब तख्त पर जाता रहा। रहते थे इस शहर में शम्सो कमर हुरो परी, लूट कर उनको कोई लेकर किधर जाता रहा। अब था ये शहर दिल्ली अब हुआ उजड़ा दयार, क्यों ज़फ़र ये क्या हुआ यौवन किधर जाता रहा। ये बहादुर शाह की एक पिक्चर बनाई गई है जब उनको निर्वासित किया जा रहा है, जब उन्हें भेजा जा रहा है, तो उन्होंने बोला था कि जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, बतौर शमा के रोते हुए इस अंजुमन से चले। ना बागबान ने इजाज़त दी सैर करने की, खुशी से आए थे रोते हुए इस चमन से चले। ये सारी की सारी शायरी अपने आप में बेइंतहा दर्द और तकलीफ़ को बताती है। ये ज़फ़र साहब की पिक्चर है जो ली गई है, वो उनके दोनों बच्चे हैं और एक ब्रिटिश ऑफिसर के साथ हैं। ये दिखा रहे हैं पिक्चर में कि जब जुल्म की सभी हदें जो हैं वो पार कर दी थी। हुआ क्या था, जब बहादुर शाह ज़फ़र को भूख लगी तो मैंने बताया कि उनके 2 बेटे और एक पोते को हडसन ने गोली मार दी थी लाल किले के सामने। तो जब उन्हें भूख लगी थी तो अंग्रेज़ों ने उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों का सर भेजा। उन्होंने अंग्रेज़ों को तब जवाब दिया, जब उन्होंने अपने बेटों का सर देखा उस थाल में, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। ये हैं बहादुर शाह ज़फ़र। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो जाबाज बेटे हैं जब इस मुल्क पर अपनी जान वारते हैं तो अपने पिता के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। ये सारी कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं जो आपको उस समय के हाल बता रही हैं। कहा जाता है कि जब मेजर हडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह ज़फ़र अपने दोनों बेटों के साथ छुपे हुए थे, तो मेजर हडसन जो था उसे कुछ उर्दू आती थी, उसकी उर्दू अच्छी थी, और उसने उर्दू में ताना मारा बहादुर शाह ज़फ़र पे कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। ये किसने कहा था? हडसन ने कहा था बहादुर शाह ज़फ़र पर कमेंट करते हुए। तो इस पर ज़फ़र ने क्या उत्तर दिया? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वो भले इस विद्रोह में हमारे सैनिक, हमारे मुग़ल बादशाह हार गए थे, मगर वो जो जज्बा था अपने वतन को कभी ना नीचा दिखाने का, वो हमेशा बना रहा। उन्होंने इस अवस्था में भी, जब वो उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, जब उनके बेटों का जो है सर परोस करके थाल में लाया जा रहा है, उस टाइम पर भी वो क्या कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के बेटे जो हैं, जब उनका सर कलम हुआ उनके बच्चों का, तो कहा था कि अपने वतन पर अपना सर कुर्बान करने के बाद ऐसे ही अपने पिता के पास आते हैं, अपने वतन पर जब वो जान निछावर करते हैं। ये बहादुर शाह ज़फ़र की एक बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है। मैं जब भी ये तस्वीर देखती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं 1857 की उस क्रांति को महसूस कर रही हूँ। आप देखिए, कहा जाता है कि जब बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार कर लिया गया तो उन्हें लाल किले में लाया गया, और लाल किले में ला करके जहाँ पर उन्हें बंदी बनाया गया था, तो अक्सर वहाँ पे ब्रिटिश फैमिली जो थे, ब्रिटिश अधिकारियों की जो फैमिली थी, वो आया करती थी और झाँका करती थी कि अच्छा यही आखिरी मुग़ल एम्परर हैं जिनको बंदी बना लिया गया है।
और इस तरह से इतनी बेइज्जती हो रही थी, जबकि इन्होंने 1857 के विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था, और वो भी एक 82 साल की उम्र में, जहाँ पे लोग इन सब चीज़ों को करने से चूक जाते हैं, वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व संभाला था। इनका एक शेर है, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो मुश्ते गुबार हूँ। मैं नहीं हूँ नग़्मे-ज़ा फ़ज़ा, मुझे सुन के कोई करेगा क्या। मैं बड़े विरोह की हूँ सदा, मैं बड़े दुखों की पुकार हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चिमन ख़िज़ा से उजड़ गया, मैं उसी की फ़स्ल बहार हूँ। पै फ़ातिहा कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों। पै फ़ातिहा मतलब कोई फ़ातिहा पढ़ने क्यों आए। पै फ़ातिहा कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, ना मैं उनका हबीब हूँ, ना मैं उनका रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। ये बहादुर शाह ज़फ़र हैं। ये हमारी दिल्ली है। हिंदुस्तान में दफन ना होने के अफसोस को बयां करती बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी 2 गज़ ज़मीं। 2 गज़ ज़मीं जब आप पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप सभी इस दर्द को जानते हैं, महसूस करते हैं कि हमारी इच्छा होती है कि हम जहाँ पैदा हुए हों वहीं दफन किए जाएं। अक्सर वसीयतें छोड़ी जाती हैं कि हमें फ़लाना जगह पे दफन करना या हमारा अंतिम संस्कार करना, लोगों की ये ख्वाहिश होती है। मगर बहादुर शाह ज़फ़र, उन्हें नेतृत्व प्रदान करने के लिए जब रंगून भेज दिया जाता है और 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें मालूम था कि वो दोबारा हिंदुस्तान नहीं आ पाएंगे, और उन्होंने लिखा 2 गज़ ज़मीं। ये 2 गज़ ज़मीं जो है, आप देखिए क्या है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। बहादुर शाह ज़फ़र कह रहे हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। इन हसरतों से कहो कहीं और जाकर बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फ़स्ले बहार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली हुए यार में। ये दर्द है, ये शायरी नहीं है, ये दर्द है, ये तकलीफ़ है, ये फीलिंग्स है जो बताती है कि इंसान के इमोशंस किस तरह से उसके साहित्य में आते हैं। आप ये बाखूबी देख रहे होंगे। आपको अब मैंने जो एक शायरी इनकी सुनाई थी कि पै फ़ातिहा कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, है ना। उन्होंने कहा था कि मेरे मज़ार पर क्यों आएगा, क्यों कोई आएगा, मैं वो बुझा हुआ सा चिराग हूँ। भारत के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का जब भी नाम आता है, सबसे पहले उनकी शायरी हमारे दिमाग में आती है। उनकी बेइंतहा मोहब्बत अपने वतन के लिए वो याद आती है, और याद आता है कि जब उन्होंने 1857 के विद्रोह में इतनी वृद्ध अवस्था में अपना नेतृत्व प्रदान किया था, और इसके लिए उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। उन्हें पूरी ज़िंदगी जो है निर्वासित कर दिया गया, और हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने उन्हें ऐसी मौत दी थी कि 132 साल तक किसी को भी उनकी कब्र के बारे में जानकारी नहीं थी। रंगून में जिस घर में बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके रखा गया था, उसी के घर के पीछे उनकी कब्र बनाई गई थी, और उन्हें दफनाने के बाद ज़मीन को बिल्कुल समतल कर दिया गया था। हम देखते हैं कि जब ज़फ़र की मौत हो जाती है, उसके 132 साल बाद, यानी कि 1991 में एक स्मारक कक्ष की जब नींव रखनी होती है, तो वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ पर एक भूमिगत कब्र का पता चलता है, जहाँ से हमें बहादुर शाह ज़फ़र की कुछ चीज़ें और कुछ अवशेष जो हैं मिलती हैं, जिससे ये पुष्टि हो पाता है कि ये बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र है। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह की मौत 1862 में 87 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन उनकी दरगाह जो है 132 साल बाद यानी कि 1994 में बनी। इस दरगाह की एक एक ईंट से हमें आखिरी मुग़ल बादशाह के उस मोहब्बत की याद आती है जो उन्होंने ताउम्र अपने वतन के लिए रखा। और
इसी के इतिहास की खुशबू जो है इनके दरगाह से मिलती है। ये वहीं का है, द टॉम ऑफ द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। 1857 की क्रांति का विद्रोह करने वाले बहादुर शाह जफ़र के निर्वासित जीवन का दर्द उनकी इस शायरी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ कि ना दबाया ज़ेरे ज़मीं ने उन्हें, ना दबाया ज़ेरे ज़मीं ने उन्हें, ना दिया किसी ने कफन उन्हें, ना हुआ नसीब वतन उन्हें, ना कहीं निशाने मज़ार है। मैं उम्मीद करती हूँ 1857 की इस विद्रोह की कहानी में बहादुर शाह की रचनाओं के द्वारा आप उन बारीकियों को, उन छुपी हुई दास्तानों को समझ सके होंगे जो आपने आज तक नहीं देखी थी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं शाइस्ता शकील हैदर आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।